अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम मोमल अतीक है और मैंने बीएस ऑनर्स कंप्लीट किया है फ़िज़िक्स में। आज हम जो है वो डिस्कस करेंगे फ़िज़िक्स फर्स्ट ईयर और आज हम इसका फुल बुक इंट्रोडक्शन जो है वो यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, अब जो हमारी बुक है फर्स्ट ईयर के फ़िज़िक्स की, इसमें जो ओवरऑल चैप्टर्स हमारे पास आते हैं ये हैं टोटल 11 चैप्टर्स। ठीक है, अब इन तमाम 11 चैप्टर्स को वन बाय वन हम इनका ब्रीफ इंट्रोडक्शन जो है वो डिस्कस करेंगे, ताकि आप जब इन चैप्टर्स को इन डिटेल स्टडी करना चाहें तो आपके लिए तमाम प्रोसीजर जो है वो इजी रहे। तो स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर नंबर 1 से। चैप्टर नंबर 1, और इस चैप्टर का जो हमारे पास नाम है वो है मेजरमेंट्स। अब सिंपली हमारे पास मेजरमेंट्स क्या होती हैं? मेजरमेंट्स का मतलब ही क्या होता है? किसी भी चीज़ की पैमाइश करना, किसी भी चीज़ को नापना। ठीक है, अब हमारे पास अगर हम पूरी अपने जो है वो इर्द गिर्द की चीज़ों को देखें तो हमें पता चलता है कि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम इजीली मेजर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एक हमारे पास बॉल है। ठीक है, इस बॉल के मास को ईज़िली जो है वो मेजर किया जा सकता है, लेकिन बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको मेजर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। फॉर एग्जांपल कि आपके जो बाल हैं, तमाम जो आपके सर पे तमाम बाल हैं, अगर आप उनको काउंट करना चाहो तो उनको काउंट करना बहुत मुश्किल काम है। तो अगर हम ये बात करें कि फ़िज़िक्स के अंदर अगर इस चीज़ को हम समझना चाहें तो फ़िज़िक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि डील करता है उन क्वांटिटीज़ के साथ जिनकी मेजरमेंट जो है वो पॉसिबल होती हैं, और वो तमाम क्वांटिटीज़ जिनको मेजर करना इम्पॉसिबल होता है, फ़िज़िक्स उन चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पाता। ठीक है, अब इसके लिए अगर मैं एक एग्ज़ाम्पल कंसिडर करूँ कि वो कौन सी क्वांटिटीज़ हैं हमारे पास जिनको हम जो है वो इजीली मेजर कर सकते हैं, तो उन क्वांटिटीज़ को हम कहते हैं फिज़िकल क्वांटिटीज़। और फिज़िकल क्वांटिटीज़ वो तमाम क्वांटिटीज़ हैं जो कि मेजरेबल होती हैं। अब अगर हम बात करें कि मेजरेबल क्वांटिटीज़ का फ़िज़िक्स में जो है वो बेसिकली क्या रोल है, तो हम ये कह सकते हैं कि फ़िज़िक्स के जितने भी लॉज हैं, लॉज ऑफ फ़िज़िक्स हो जाएं या लॉज ऑफ मोशन हो जाएं या डिफरेंट टाइप्स की जो इक्वेशंस हम स्टडी करते हैं फ़िज़िक्स में, उनको हम जो है वो तब तक एक्सप्लेन नहीं कर सकते जब तक उनके अंदर जितनी भी क्वांटिटीज़ हम यूज़ कर रहे हैं उनकी प्रॉपर तरीके से मेजरमेंट ना की जा सके। एग्ज़ाम्पल लेते हैं, जैसे आपके पास न्यूटन सेकेंड लॉ है, F इज़ इक्वलेंट टू ma, और एक दूसरी एग्जांपल ले लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की, जो कि है Vf इज़ इक्वलेंट टू Vi प्लस at। तो इन दोनों इक्वेशंस में आपको पता चल रहा है कि बहुत सी हम क्वांटिटीज़ यूज़ कर रहे हैं, लाइक फोर्स है, मास है, एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी है और टाइम है। तो ये तमाम क्वांटिटीज़ बेसिकली मेजरेबल क्वांटिटीज़ हैं और इन तमाम क्वांटिटीज़ को हम फिज़िकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। और इन तमाम क्वांटिटीज़ से हम जो है वो लॉज ऑफ फिज़िक्स और लॉज ऑफ मोशंस वगैरह जो हैं वो फिज़िक्स में एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब आप अगर ये सोचें कि इस इक्वेशन के लिहाज से अगर ये तमाम क्वांटिटीज़ जो हैं वो मेजरेबल हैं तो हमें क्या सिग्निफिकेंस मिलती है। फॉर एग्जांपल, अगर हम ये बात करें कि हमने किसी भी बॉडी के ऊपर, लेट्स सपोज ये एक कार है, इसके ऊपर हमने फोर्स अप्लाई की है और उस फोर्स की मेजरमेंट से पता चला है कि वो फोर्स है 5 न्यूटन की, तो ये बात अंडरस्टूड है इस रिलेशन से कि यहाँ फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्सेलरेशन के। इसका मतलब है कि जितनी हम फोर्स अप्लाई करेंगे उसी के जो है वो बिल्कुल कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। तो लेट्स सपोज यहाँ जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है वो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की होती है। लेकिन अब अगर हम ये बात करें कि जो फोर्स है वो एक इमेजरेबल क्वांटिटी है जिसको हमने यहाँ पे मेजर नहीं किया, तो अगर हमें यही नहीं पता कि हमारी फोर्स की वैल्यू क्या है तो हम ये बात तो एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते कि हमारी एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है वो क्या हो सकती है। तो इस वजह से फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ फ़िज़िक्स में बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि क्या हमारी तमाम वैल्यूज़ जो हैं वो फार्मूलाज़ की वो ठीक आएंगी या फिर नहीं आएंगी। इस पूरी डिस्कशन का मकसद बेसिकली ये था कि आगे चलने वाले तमाम चैप्टर्स में हम इन तमाम क्वांटिटीज़ को जो है वो स्टडी करेंगे, जिसमें मास आएगा, एक्सेलरेशन आएगी, फोर्स, मोमेंटम, इम्पल्स, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो कवर हो जाती हैं। अब हम डिस्कस करते हैं एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन चैप्टर नंबर 2 का, और चैप्टर नंबर 2 है हमारे पास वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम। वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम।
अब यहाँ पे जो हमारी बुक है ना, उसके अंदर तमाम चैप्टर्स जो हैं वो एक दूसरे की कॉन्टिन्यूशन है। लाइक फर्स्ट चैप्टर में हमने एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन लिया फिजिकल क्वांटिटीज़ का, तो चैप्टर नंबर 2 में हम जो है वो स्टडी कर रहे हैं वेक्टर्स को। अब वेक्टर्स बेसिकली क्या हैं, इस चीज़ को पता होने के लिए हमें ये चीज़ जो है वो जानना ज़रूरी है कि जो हमारी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं ये दो तरह की होती हैं, ठीक है। इनमें एक क्वांटिटीज़ जो हैं वो हमारी स्केलर होती हैं और जो दूसरी क्वांटिटीज़ हैं वो हमारे पास वेक्टर क्वांटिटीज़ होती हैं। अब जो स्केलर क्वांटिटीज़ हैं वो क्या क्वांटिटीज़ हैं, ऐसी क्वांटिटीज़ जो कि अपनी मैग्नीट्यूड की वजह से सिर्फ मेजर की जा सकती हैं, वो स्केलर क्वांटिटीज़ होंगी। और वेक्टर क्वांटिटीज़ ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जिनको मेजर करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड का भी पता होना चाहिए और साथ ही साथ उनकी डायरेक्शन का भी पता होना ज़रूरी है। लाइक अगर स्केलर क्वांटिटीज़ की बात करें तो डिस्टेंस, वर्क डन, ये तमाम स्केलर क्वांटिटीज़ हैं। इनमें अगर मैग्नीट्यूड पता है तो डायरेक्शन बताना ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें फोर्स की या फिर एक्सेलरेशन की, तो ये ऐसी क्वांटिटीज़ हैं कि जिनके अंदर मैग्नीट्यूड का भी बताना ज़रूरी है और साथ ही साथ डायरेक्शन का भी पता होना ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम ये बात कहें कि हमने किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाई, तो ये एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है जब तक हम ये बात नहीं बता रहे कि बॉडी के ऊपर लगने वाली फोर्स फॉर एग्जांपल 5 न्यूटन थी और वो फोर्स जो हमने लगाई वो नॉर्थ डायरेक्शन में थी। इसका मतलब है कि डायरेक्शन का और मैग्नीट्यूड का पता होना बहुत ज़रूरी है। तो चैप्टर नंबर 2 में हम यही बात सीखेंगे कि हम वेक्टर्स को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर्स की कितनी टाइप्स होती हैं, ठीक है। उसके अलावा हम जो है वो ये बात सीखेंगे कि वेक्टर्स की एडिशन, वेक्टर्स की सब्ट्रैक्शन, वेक्टर्स को मल्टीप्लाई जो है वो हम किन वेज में करवा सकते हैं। अगर इस चीज़ को हम देखें कि वेक्टर्स क्वांटिटीज़ हैं, उनको ऐड करवाना है, उनको सब्ट्रैक्ट करवाना है, उनको मल्टीप्लाई करवाना है, तो इसके लिए सिंपल अलजेब्रा इस्तेमाल नहीं हो सकता। क्योंकि सिंपल अलजेब्रा में सिर्फ मैग्नीट्यूड्स ऐड होते हैं, डायरेक्शंस को तो हम ऐड ही नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि इन तमाम क्वांटिटीज़ को जब हमने वेक्टर्स की फॉर्म में अप्लाई करना होता है तो उसके लिए हमें वेक्टर अलजेब्रा यूज़ करना पड़ता है। इसके अलावा इस चैप्टर में हम ये बात सीखेंगे कि किस तरह से हम वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। समटाइम्स ये होता है कि दो वेक्टर क्वांटिटीज़ को हमने आपस में मल्टीप्लाई करवाया, फॉर एग्जांपल फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट है, ये दोनों वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। जैसे ही हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाया तो जो हमारे पास रिजल्ट आता है वो आता है वर्क डन। और वर्क डन क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, जबकि ये दोनों जो थे वो वेक्टर क्वांटिटीज़ थे। तो इसका मतलब है कि समटाइम्स वेक्टर की प्रोडक्ट इस तरह की होती है कि जब दो वेक्टर्स मल्टीप्लाई करवाए जाएं तो एज एन आंसर हमें जो मिलता है वो एक स्केलर आंसर मिलता है। और समटाइम्स ऐसा भी पॉसिबल होता है, लाइक अगर मैं फोर्स लूँ और मोमेंट आर्म लूँ और इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दूँ, तो यहाँ पे भी क्या है, फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है और मोमेंट आर्म यानी रेडियस भी हमारे पास जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इनका जो हमारे पास प्रोडक्ट आता है वो आता है टॉर्क। तो टॉर्क यहाँ पे क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इस एग्जांपल में हमें क्या पता चला कि समटाइम्स दो वेक्टर क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई करने से हमें वेक्टर क्वांटिटी मिलती है और समटाइम्स दो वेक्टर क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई करने से हमें स्केलर क्वांटिटी मिलती है। डिफरेंस ये है कि फर्स्ट में हमने डॉट प्रोडक्ट लिया था और सेकेंड में हमने क्रॉस प्रोडक्ट ले लिया। इसके अलावा जो है वो सेकंड जो हमारा वर्ड है हमारे चैप्टर का वो है इक्विलिब्रियम। जब भी कोई बॉडी बिल्कुल रेस्टिंग स्टेट पे होती है, उसमें बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं हो रही होती, तो इन शॉर्ट हम कहते हैं कि बॉडी जो है वो रेस्ट पोजीशन पे है और बॉडी जो है वो हमारी इक्विलिब्रियम फोर्स पोजीशन में है। इसकी एग्जांपल हम यूँ लेंगे, आप कंसिडर करें कि ये एक बॉक्स है, इसके ऊपर एक इंसान इस तरफ से फोर्स लगा रहा है और दूसरा इंसान उतनी ही फोर्स इस तरफ से लगा रहा है और साथ ही साथ इस बॉक्स के ऊपर दो दूसरी फोर्सेस लग रही हैं। एक इसकी जो फोर्स होगी डाउनवर्ड होगी जो कि वेट की फोर्स है और वेट की फोर्स लगने की वजह से एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगेगी बिल्कुल अपवर्ड। तो यहाँ आप देख सकते हैं फोर्स नंबर 1 जो है वो बैलेंस हो रही है फोर्स नंबर 2 से और फोर्स नंबर 3 बैलेंस हो रही है फोर्स नंबर
फोर्स से। तो इसका मतलब है कि तमाम फोर्सेस एक दूसरे के इफेक्ट्स को कैंसिल कर रही हैं और बॉडी जो है वो हमारी इस सिचुएशन में बिल्कुल भी मूव नहीं कर सकती। बॉडी अपनी जो है वो बिल्कुल इक्विलिब्रियम स्टेट में रहेगी। अब इक्विलिब्रियम स्टेट्स को जो है वो सेटिस्फाई करवाने के लिए हमारे पास दो कंडीशन होती है जिसको हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। एक होगी फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम और सेकेंड होगी हमारे पास सेकेंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम जो है वो डिपेंड करती है फोर्सेस के ऊपर, जबकि जो सेकंड हमारे पास जो कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है वो डिपेंड कर रही होती है टॉर्क्स के ऊपर। ठीक है, तो इस चीज़ को हम वहाँ पे जाके इन डिटेल चैप्टर की स्टडी में डिस्कस करेंगे। अब आते हैं थर्ड चैप्टर की तरफ, चैप्टर नंबर 3 जो कि है मोशन एंड फोर्सेस। अब बेसिकली मोशन एंड फोर्सेस से क्या मतलब है, हम ये बात सोच सकते हैं कि हम जिस यूनिवर्स में रहते हैं, हम जिस जगह पे रहते हैं, वहाँ पे हमें हर चीज़ मूविंग नज़र आ रही होती है। फॉर एग्जांपल हम इंसान हैं, हम इस अर्थ के राउंड अबाउट जो है वो घूम रहे हैं। सेम इसी तरह अर्थ जो है वो अपने एक्सिस में घूम रही है, अर्थ जो है वो सन के राउंड अबाउट घूम रही है। इसी तरह जो हमारे पास अर्थ है मून है, मून जो है वो अर्थ के राउंड अबाउट घूम रहा है। तो इन सिंपल हम ये बात कह सकते हैं कि हर चीज़ जो है वो मोशन में है। ठीक है, हर चीज़ जो है वो क्या कर रही है, तकरीबन मूव कर रही होती है। इसके अलावा अगर आप एक और एग्जाम्पल लें तो हम एटम की एग्जाम्पल ले सकते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन भी हमेशा न्यूक्लियस के राउंड अबाउट मूव कर रहा होता है। मतलब एक इलेक्ट्रॉन भी जो है वो थ्रू आउट द प्रोसेस मोशन में होता है। तो अब किसी भी बॉडी का जो मोशन है, मोशन से मतलब क्या है, मोशन का मतलब ये होता है कि अगर कोई बॉडी अपनी पोजीशन को अपनी सराउंडिंग के रिस्पेक्ट से चेंज करती है तो इसका मतलब है कि जो बॉडी है वो इन मोशन है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस जगह बिल्कुल स्टिल खड़ी हूँ, बिल्कुल भी मूव नहीं कर रही, तो मैं इस टाइम बिल्कुल रेस्ट पोजीशन पे हूँ। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा डिस्प्लेस कर जाती हूँ अपनी पोजीशन से, तो मैंने अपनी पोजीशन को चेंज कर लिया, तो इसका मतलब है कि इस टाइम मेरी बॉडी विद रिस्पेक्ट टू मेरी सराउंडिंग किसमें होगी, मोशन में होगी। ठीक है, अब यहाँ एक और नया कॉन्सेप्ट हम सीखते हैं जो कि है रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन का बेसिकली क्या मतलब होता है, रिलेटिव मोशन का मतलब ये है कि साइंसदान या जो हमारे फिजिसिस्ट हैं वो ये बात मानते हैं कि दुनिया की हर चीज़ जो है वो किसी ना किसी दूसरी चीज़ की रिस्पेक्ट से हमेशा मूव कर रही होती है। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि कोई चीज़ जो है वो बिल्कुल रेस्ट पे पड़ी हो, हर चीज़ जो है वो एक दूसरी चीज़ की रिस्पेक्ट से मूव कर रही है। इसकी एग्जाम्पल आप यूँ समझ सकते हैं कि आप जो है वो एक ट्रेन के कैबिन में मूव कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आप मौजूद हैं और साथ ही साथ एक आपका फ्रेंड मौजूद है और बाहर एक इंसान खड़ा है जो कि आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो आपकी ट्रेन जो है वो इस तरफ मूव करते हुए जा रही है। अब आपके फ्रेंड की रिस्पेक्ट से आप बिल्कुल रेस्ट पोजीशन पे हैं क्योंकि आप मूव नहीं कर रहे, लेकिन जो इंसान आपको नज़र आ रहा है एक बाहर खड़ा हुआ, वो ये बात गौर करेगा कि ट्रेन मूव कर रही है, तो ट्रेन के मूव करने से आपकी बॉडी भी जो है वो साथ साथ मूव कर रही है। तो इस चीज़ को हम कहते हैं रिलेटिव मोशन, कि हर ऑब्जेक्ट जो है वो किसी दूसरी ऑब्जेक्ट के लिहाज से हमेशा मोशन के अंदर होती है। अब यहाँ पे मोशन और फोर्स का रिलेशन क्या बनता है, इस रिलेशन को समझना बहुत ज़रूरी है। तो रिलेशन सिंपल सा है कि किसी भी बॉडी के अंदर जो मोशन प्रोड्यूस होता है उसकी वजह होती है फोर्सेस। इस बात को हम यूँ समझ सकते हैं कि न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है वो क्या एक्सप्लेन करता है। बेसिकली जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है वो ये बात एक्सप्लेन करता है कि एक बॉडी जो बिल्कुल रेस्ट पोजीशन पे पड़ी है वो 10 महीने भी रेस्ट पोजीशन पे रहेगी तो वो मूव नहीं कर सकती। यानी एक बॉडी आपने रखी हुई है एक टेबल के ऊपर, आपने बुक रख दी है, आप 10 माह बाद भी उस बुक को जो है वो देखोगे तो वो वहीं पे पड़ी होगी। कंडीशन ये कि अगर आप उसके ऊपर फोर्स लगा देते हो तब जाके वो बॉडी क्या करेगी, मूव कर सकती है। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ हमें सिंपली यही बताता है कि बॉडीज एट द रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट अनलेस द फोर्स इज एक्टिंग अपॉन इट। ठीक है, जब तक किसी फोर्स बॉडी के ऊपर एक्ट नहीं करेगी तब तक बॉडीज जो है वो मूव नहीं कर सकती। तो बॉडीज के अंदर मोशन प्रोड्यूस करवाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, हमें फोर्सेस चाहिए होती हैं। अब यहाँ एज्यूम कर लें कि एक कार है हमारे पास, इस कार के ऊपर हमने 5 न्यूटन की फोर्स अप्लाई की है। ठीक है, अब होगा क्या कि ये कार जो है वो मूव करना शुरू हो जाएगी। कार मूव कर रही है यानी मोशन में आ गई है, तो इसमें क्या होगा, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, जिसको हम न्यूटन सेकेंड लॉ से बता सकते हैं कि जितनी हम फोर्स लगाएंगे उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास एक्सेलरेशन बॉडी के अंदर जो है वो प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगी। तो ये रिलेशन है मोशन और फोर्सेस के दरमियान। उसके अलावा
अगर हम ये बात करें कि दुनिया में हम जितनी भी चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं हर चीज़ मोशन में होती है, इसका मतलब है कि दुनिया में बहुत सी फोर्सेस एग्जिस्ट कर रही हैं जो कि तमाम बॉडीज़ को किसी ना किसी टाइप के मोशन में सेट करती हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि कौन सी बेसिक फोर्सेस हमारी नेचर में एग्जिस्ट कर रही होती हैं। तो अगर हम ये देखें कि हमारे पास कितने टाइप्स की फोर्सेस नेचर में एग्जिस्ट करती हैं, तो 4 बेसिक नेचर की फोर्सेस हैं, जिसमें से नंबर 1 है ग्रेविटेशनल फोर्स, नंबर 2 इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, नंबर 3 है वीक न्यूक्लियर फोर्सेस, और लास्ट वन इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस। तो ये 4 टाइप की फोर्सेस हमारे नेचर में एग्जिस्ट करती हैं जो कि हर बॉडी को किसी ना किसी तरीके से इन मोशन रखती हैं। इनका अगर सीक्वेंस हम देखना चाहें तो हमें पता चलता है कि जो हमारी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस हैं ये नंबर 1 आती हैं, यानी ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्सेस हैं हमारी नेचर में। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस सेकेंड नंबर पे आती हैं कि ये जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्सेस तो हैं, लेकिन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस के बाद इनका रैंक आता है। थर्ड नंबर पे आती हैं हमारे पास वीक न्यूक्लियर फोर्सेस, और सबसे लास्ट जो वीकेस्ट फोर्स है हमारी इस पूरे अर्थ की वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। अब आपके दिमाग में ये चीज़ आ रही होगी कि ग्रेविटी की फोर्स तो बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है, तो मैंने इसको वीक फोर्स क्यों कह दिया। आप एज्यूम करें कि अगर मैंने एक मैग्नेट लिया है, ठीक है, मैग्नेट के साथ मैंने एक छोटा सा मेटल का पीस ले लिया, ठीक है। अब करते क्या हूँ मैं कि मैंने मैग्नेट और जो हमारा मेटल का पीस है मैंने उनको आपस में करीब लाने की कोशिश की, तो क्या होगा, मैग्नेट बड़ी तेज़ी से उस मेटल के पीस को अपने पास अट्रैक्ट करेगा और एक बॉन्ड बना लेगा। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस काम कर रही हैं। लेकिन अगर ग्रेविटी की फोर्स बहुत स्ट्रांग होती तो होना तो ये चाहिए था कि वो जो मेटल का पीस था बजाय कि वो मैग्नेट के साथ चिपकता वो ज़मीन पे गिर जाता। इसका मतलब है कि हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्सेस वीकेस्ट फोर्सेस हैं, जबकि जो बाकी फोर्सेस हैं एज़ कम्पेयर टू ये ग्रेविटेशनल फोर्सेस के बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होती हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर एक बॉडी के ऊपर जो है वो हम फोर्स अप्लाई करते हैं, इस बॉडी पे हमने एक फोर्स अप्लाई की, तो क्या होगा, इसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है वो हमेशा लीनियर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। और दूसरी चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहूँगी, वो दूसरी चीज़ क्या है कि जब भी दो बॉडीज़ आपस में मूव कर रही होती हैं, फॉर एग्जांपल ये एक कार है जो कि यहाँ पे मूव कर रही है, तो मूव करने के लिए कोई ना कोई फोर्स ज़रूरी होती है, यानी बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करवाने के लिए कुछ ना कुछ फोर्स ज़रूरी होती है। तो एक कार के मूव करने के लिए जो उसे फोर्स चाहिए होती है ये होती हैं फ्रिक्शनल फोर्सेस। इसके बाद हम आते हैं अपने चैप्टर नंबर 4 की तरफ, और इस चैप्टर का जो टाइटल है हमारे पास ये है वर्क एंड एनर्जी। अब सिंपली हमें पता होना चाहिए कि वर्क क्या है। वर्क सिंपली क्या होता है, अगर हम आम जुबान में ये बात कहें कि एक जो है वो एक इंसान है जो कि एक स्टेशनरी दीवार के ऊपर कॉन्टीन्यूसली फोर्स अप्लाई करे जा रहा है, ठीक है। लेट्स सपोज उसने जो है ये फोर्स अप्लाई की 5 घंटे के लिए, और उसके बाद वो फुल स्वेटिंग में आ गया, उसे बहुत पसीना आने लगा, क्योंकि जाहिर सी बात है वो कॉन्टीन्यूसली फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। और सेम इसी तरह एक स्टूडेंट है जिसने पूरी रात जाके अपने पेपर की प्रिपरेशन की, वो पूरी रात पढ़ता रहा। तो हम आम लैंग्वेज में तो कहेंगे जी कि दोनों जो पर्सन हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा वर्क डन किया है, एक ने बहुत फोर्स लगाई है और एक ने पूरी रात वेस्ट करके बहुत ज़्यादा स्टडी की है। लेकिन फिज़िक्स इन तमाम चीज़ों को वर्क डन कंसिडर नहीं करता, यानी फिज़िक्स कहता है कि इन बॉडीज़ ने कोई काम नहीं किया। तो फिर फिज़िक्स की लैंग्वेज में वर्क डन क्या होता है? बेसिकली फ़िज़िक्स की लैंग्वेज में वर्क डन वो होता है जब भी आप किसी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करो, तो अगर बॉडी के अंदर जो है वो डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस होगी तो इसका मतलब है अब आपकी बॉडी ने वर्क डन किया है।
जबकि आप उस चीज़ को सोचो कि एक इंसान जो कि कॉन्टीन्यूसली इस दीवार पे फोर्स लगाए जा रहा है, बहुत ज़्यादा फोर्स लगा रहा है, तो क्या ये दीवार मूव कर रही थी? ये दीवार नहीं मूव कर रही थी। इसका मतलब है कि उस दीवार में डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस नहीं हो रही थी, जिसकी वजह से फिज़िक्स ने कहा कि इस टाइम जो इंसान दीवार पे फोर्स लगा रहा है वो कोई भी वर्क डन नहीं कर रहा। अब वर्क डन की डिफरेंट टाइप की कंडीशंस को हम इस चैप्टर के अंदर स्टडी करेंगे कि वर्क डन बॉडीज़ के ऊपर किस तरह का होता है, कौन सा वर्क डन पॉजिटिव होगा, कौन सा वर्क डन हमारा नेगेटिव होगा, कौन सा वर्क डन ज़ीरो वर्क डन कहलाता है। उसके अलावा इस चैप्टर का जो हमारे पास सेकेंड टॉपिक आ रहा है वो है एनर्जी का टॉपिक। अब एनर्जी सिंपली क्या होती है? एनर्जी एबिलिटी टू डू वर्क। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक इंसान है जो कि 10 मिनट की वॉक कर रहा है, ठीक है, जिसका स्टैमिना वॉक करने का सिर्फ कितना है? 10 मिनट्स है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि 10 मिनट वो मूव कर रहा है तो उसकी बॉडी में डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हो रही है। और एक इंसान है जो कि जिसका स्टैमिना है 40 मिनट्स, कि जो 40 मिनट्स तक अपनी बॉडी को डिस्प्लेस कर सकता है। तो किसकी बॉडी में ज़्यादा एबिलिटी है वर्क डन करने की? इस बॉडी में, यानी जो इंसान 40 मिनट का जो है वो वॉक कर रहा है, तो इसका मतलब है कि इस बॉडी की जो एनर्जी होगी वो ज़्यादा होगी, बिकॉज एनर्जी सिंपली क्या है? एबिलिटी टू डू अ वर्क होती है। अब हमारे पास एनर्जीज़ की बहुत सी जो हैं वो कैटेगरीज आ जाती हैं। तो हम जो इस चैप्टर में कैटेगरी स्टडी करेंगे वो बेसिकली है हमारी मैकेनिकल एनर्जी। अब मैकेनिकल एनर्जी जो है वो सिंपली दो टाइप्स में डिवाइडेड होती है, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। अब इसका कॉन्सेप्ट आपको है कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? जब भी कोई बॉडी मूव कर रही है तो उसकी मूवमेंट की वजह से जो एनर्जी उसमें आती है वो काइनेटिक एनर्जी है। जबकि एक बॉडी अगर कोई जो है वो डिस्टेंस कवर करती है तो डिस्टेंस कवर करने की वजह से जो बॉडी में एक एनर्जी स्टोर हो जाती है वो पोटेंशियल एनर्जी होती है। लाइक अगर आप ये लें कि यहाँ एक स्प्रिंग है, अगर इस स्प्रिंग को आप यहाँ से लेके बहुत दूर के फासले पे ले आए हैं तो इसका मतलब है इस स्प्रिंग ने खास डिस्टेंस कवर किया है। तो इस सेंस में हम कहेंगे कि जो अब हमारा स्प्रिंग होगा उसमें एक खास वैल्यू की पोटेंशियल एनर्जी जो है वो स्टोर हो जाती है। एनर्जी को हम जो है वो बहुत से वेज में यूज़ भी कर सकते हैं और गेन भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अगर ये बात सोचें कि हमारे पास जो हमारा सन है, ठीक है, सन कॉन्टीन्यूसली हमें लाइट की फॉर्म में एक एनर्जी प्रोवाइड कर रहा होता है। इस एनर्जी को हम डेली लाइफ में बहुत जगह यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप अपनी छत पे एक सोलर पैनल लगा दें तो सोलर पैनल क्या करेगा? इस एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करेगा और उसकी वजह से आपको इलेक्ट्रिसिटी मिल जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से हम एनर्जीज़ को डिफरेंट वेज में यूटिलाइज कर सकते हैं। उसके अलावा आपने सुना होगा कि हम बायोमास सब्सटेंसेस से भी एनर्जी गेन कर सकते हैं। अब बेसिकली जो बायोमास सब्सटेंसेस हैं वो क्या होते हैं? बायोमास जो सब्सटेंसेस होते हैं उनसे बेसिकली फ्यूल निकाला जाता है, यानी एक एनर्जी जो है वो हम उनसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अब बायोमासेस होते क्या हैं? ह्यूमन बींग्स होते हैं उनके वेस्ट, इसके अलावा जो क्रॉप्स का रेजिड्यू बच जाता है, यानी जो बची कुची फसलें बच जाती हैं, उसके अलावा सीवरेज का गंदा पानी जो बच जाता है, उन तमाम को यूटिलाइज करते हुए हम क्या करते हैं? फ्यूल तैयार करते हैं। और उस फ्यूल को हम जो है वो डिफरेंट टाइप के मैकेनिकल प्रोसेसेस के अंदर जो है वो इस्तेमाल करते हैं। तो एनर्जी को हम बहुत से वेज में इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ सोर्सेज हमारे पास नेचुरल होते हैं और कुछ सोर्सेज हमारे पास आर्टिफिशियल होते हैं, ठीक है। जो सन से एनर्जी आ रही होती है वो एक नेचुरल सोर्स होता है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, जो कि है चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 जो है उसका टाइटल है हमारे पास सर्कुलर मोशन। अब जैसे मैंने आपको अभी चैप्टर नंबर 3 के इंट्रोडक्शन में ये बात बताई कि हर चीज़ जो है वो एक दूसरी चीज़ के रिस्पेक्ट से मोशन में होती है, लेकिन यहाँ पे मोशन किस टाइप का है? यहाँ पे जो मोशन है वो है सर्कुलर मोशन। यानी इस चैप्टर में हम बॉडीज़ के सर्कुलर मोशंस को डिस्कस करेंगे कि किस तरह से जो हमारी बॉडीज़ हैं वो सर्कल में मूव करती हैं। तो इसकी एग्जाम्पल्स भी हमारे सामने बहुत ज़्यादा हैं। जैसे हमारी जो अर्थ है वो सन के राउंड अबाउट चक्कर काट रही है, यानी सर्कल कर रही है। सेम इसी तरह जो हमारा मून है वो हमारी अर्थ के
राउंड अबाउट सर्कल कर रहा है। इसके अलावा जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक न्यूक्लियस के राउंड अबाउट जो है वो सर्कल कर रहे हैं। और आप एग्जांपल लेना चाहें तो जो CD प्लेयर्स होते हैं, CD प्लेयर्स के अंदर आप अगर CD डाल दें तो वो भी एक सर्कुलर मोशन एग्जिबिट करती हैं। तो इस तरह के तमाम मोशंस जिसमें आप बॉडी को देखते हो कि वो सर्कल में मूव कर रही है, वो क्या होते हैं, हमारे सर्कुलर मोशन होते हैं। अब मैंने ये बात कही थी कि किसी भी टाइप का मोशन हो, वेदर वो सर्कुलर मोशन है या स्ट्रेट लाइन मोशन है, मोशन प्रोड्यूस करवाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है फोर्स। तो बॉडीज़ के अंदर सर्कुलर मोशन प्रोड्यूस करवाने के लिए हमें किस नेचर की फ़ोर्स की ज़रूरत होगी? तो जो फोर्स यहाँ हमें चाहिए होती है वो होती है सेंट्रीपिटल फोर्स। अब सेंट्रीपिटल फोर्स क्या करती है, किसी भी बॉडी को सर्कुलर पाथ के अंदर जो है वो क्या करवा देती है, मूव करवा देती है। ठीक है, अब जब बॉडी के ऊपर आप सेंट्रीपिटल फोर्स लगा रहे हो, यानी ऐसी फोर्स लगा रहे हो जो कि बॉडी को सर्कल में मूव करवा रही है, तो इसका मतलब है ये फोर्स है आपकी सेंट्रीपिटल फोर्स। और इसकी वजह से आपकी बॉडी में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी वो भी होगी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जिसको आप सिंपली एंगुलर एक्सेलरेशन भी जो है वो कह सकते हो। तो अगर आप एक एग्जांपल लें कि आपने एक जो है वो रस्सी ली है और उसके साथ आपने एक स्टोन बांध दी है, तो अगर आप उस रस्सी से उस स्टोन को जो है वो सर्कल में फोर्स अप्लाई करें तो आप देखेंगे कि जो आपकी बॉडी है, यानी आपका जो स्टोन है, वो सर्कुलर मोशन एग्जिबिट करना शुरू कर देता है। हम इस चैप्टर के अंदर बेसिकली तमाम फिनोमिनाज देखेंगे जिसमें बॉडी सर्कुलर में मूव कर रही हैं। जैसे आपके सामने एक एग्जाम्पल जो है वो डिस्कस करती हूँ। आपने नाम सुना होगा सैटेलाइट्स का। सैटेलाइट्स क्या होती हैं? सैटेलाइट्स ऐसी ऑब्जेक्ट्स का नाम होता है जो कि अर्थ के गिर्द चक्कर काट रही होती हैं। तो इसमें हमारे पास दो तरह की सैटेलाइट्स आ जाती हैं। कुछ सैटेलाइट्स होती हैं नेचुरल सैटेलाइट्स, लाइक मून, जो हमारा चांद है वो हमेशा अर्थ के इर्द गिर्द चक्कर काट रहा होता है, जो कि एक नेचुरल सैटेलाइट है। इसी तरह कुछ सैटेलाइट्स इंसान बनाते हैं जिनको हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स कहते हैं। इन सैटेलाइट्स को भी जो है वो हम क्या करते हैं, ज़मीन के इर्द गिर्द जो है वो मूव करवाते हैं। और इन जो सैटेलाइट्स होती हैं इनका काम क्या होता है, ये पूरी दुनिया से इंफॉर्मेशन गैदर करके हमें जो है वो प्रोवाइड करती हैं। यानी कि डिफरेंट कंट्रीज से डिफरेंट टाइप की इंफॉर्मेशन जो है वो लेने के लिए हम इन सैटेलाइट्स का इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा एक बहुत फेमस चीज़ आपने सुनी होगी कि स्पेस के अंदर ग्रेविटी नहीं होती है। ठीक है, वो ग्रेविटी फ्री रीजन होता है। तो आपने ये बात भी देखी होगी कि अक्सर मूवीज़ वगैरह में या डिफरेंट जगहों पे कि जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं जो कि स्पेसशिप्स के अंदर या सैटेलाइट्स में काम कर रहे होते हैं, तो अक्सर वो फ्लोट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो अगर वो लोग फ्लोट करना शुरू कर दें तो इसका मतलब है वो ठीक तरीके से अपनी तमाम मैनेजमेंट नहीं कर सकते। जो चीज़ें अंदर उन्हें सैटेलाइट में ऑपरेट करनी है वो ये नहीं कर सकते। तो करना क्या पड़ता है, हमें उस सैटेलाइट के अंदर आर्टिफिशियल ग्रेविटी प्रोड्यूस करवानी पड़ती है, यानी खुद से ग्रेविटी प्रोड्यूस करवानी पड़ती है ताकि जो हमारे एस्ट्रोनॉट्स हैं वो अपनी पोजीशन के ऊपर स्टे कर सकें। अब आर्टिफिशियल ग्रेविटी किस तरह से प्रोड्यूस करवाई जा सकती है सैटेलाइट्स में? किया ये जाता है कि सैटेलाइट्स को इनके अपने ही ऑर्बिट के अंदर जो है वो घुमाया जाता है। इनको जब हम अपने ही इनके ऑर्बिट में घुमाते हैं तो होता क्या है कि हमारी सैटेलाइट्स में आर्टिफिशियल ग्रेविटी प्रोड्यूस हो जाती है। तो इस चैप्टर में हम तमाम किस्म के सर्कुलर मोशंस को जो है वो डिस्कस करेंगे। अब हम आते हैं चैप्टर नंबर 6 की तरफ। तो चैप्टर नंबर जो हमारे पास 6 है, इसका टाइटल है फ्लूइड डायनामिक्स। अब सिंपली हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ फ्लूइड, फ्लूइड क्या है। तो सिंपली हर वो चीज़ जो कि फ़्लो कर सकती है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, वो फ्लूइड कहलाती है। ठीक है, अब वो तमाम चीज़ें जो फ़्लो कर सकती हैं उनमें क्या क्या आ जाता है, आपको पता है कि लिक्विड्स भी आ सकते हैं और गैसेस भी आ सकती हैं। लिक्विड्स भी एक जगह से दूसरी जगह फ़्लो कर सकते हैं और गैसेस भी एक जगह से दूसरी जगह इजीली फ़्लो कर सकती हैं। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं ये हमारे फ्लूइड हैं। अब फ्लूइड की स्टडी में जो है यहाँ पे हमारा टाइटल है डायनामिक्स, फ्लूइड डायनामिक्स। बेसिकली जो फ्लूइड होते हैं ना वो दो टाइप्स के होते हैं। एक हमारे पास जो फ्लूइड हैं वो होते हैं फ्लूइड स्टैटिक्स और दूसरे फ्लूइड होते हैं जो कि हमारे टाइटल है हमारे चैप्टर का फ्लूइड डायनामिक्स।
तो फ्लूइड स्टैटिक्स का क्या मतलब होता है, अगर आप एज्यूम करें कि आपने एक जो है वो ग्लास लिया है और ग्लास में आपने पानी डाल दिया, तो फॉर अ फ्यू मिनट्स आप देखोगे पानी का लेवल ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन आफ्टर सम टाइम लाइक 20 to 30 मिनट आप ये बात ऑब्जर्व करोगे कि पानी जो है आपने जो ग्लास में डाला था वो बिल्कुल रेस्ट के ऊपर आ गया, ठीक है, यानी अब आपका पानी जो है वो मूव नहीं कर रहा। तो इस टाइप का फ्लूइड जो कि बिल्कुल रेस्ट पोजीशन के ऊपर होता है उसको हम कहते हैं, उसकी स्टडी को फ्लूइड स्टैटिक्स। सेम इसी तरह अब फ्लूइड डायनामिक्स क्या है, फ्लूइड डायनामिक्स क्या होते हैं कि अगर कोई हमारे पास जो फ्लूइड है वो कॉन्टिन्यूसली मूविंग स्टेट में है तो इस टाइप के फ्लूइड्स क्या होंगे, फ्लूइड डायनामिक्स। इसकी एग्जांपल ले सकते हैं, लेक्स के अंदर जो पानी होता है, रिवर्स के अंदर जो पानी होता है, ये हमेशा मूविंग स्टेट में होता है, इसका मतलब है ये क्या है, हमारे पास फ्लूइड डायनामिक्स है। तो इस चैप्टर के अंदर इसके अलावा हम और बहुत सी चीज़ें स्टडी करेंगे। जैसे आप जानते हैं कि दो बॉडीज़ जब मूव करती हैं तो उनके दरमियान जो फोर्स होती है उस फोर्स को हम कहते हैं फ्रिक्शनल फोर्सेस, ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्सेस। इसी तरह पानी की जो लेयर्स होती हैं या फ्लूइड की जो लेयर्स होती हैं, इन लेयर्स के दरमियान भी फ्रिक्शनल फोर्सेस होती हैं और इन फ्रिक्शनल फोर्सेस का जो हमारे पास सिंपली नाम होता है, इन फ्रिक्शनल फोर्सेस को कहा जाता है लिक्विड्स या फिर गैसेस के लिए विस्कोसिटी, ठीक है। अब आप एज्यूम करें कि आपने ग्लास पानी का लिया और उस पानी के ग्लास को आपने इस तरह से उल्टा दिया, तो आप देखोगे कि पानी बड़ी तेज़ी से नीचे मूव कर जाएगा। वजह क्या है कि पानी की डिफरेंट लेयर्स के दरमियान जो फ्रिक्शनल फोर्स थी या विस्कोसिटी थी वो बहुत कम थी। लेकिन अगर आप सेम इसकी जगह हनी ले लो, शहद ले लो और उसके ग्लास को यूँ उल्टा करके नीचे डालो तो वो इतना ईजीली मूव नहीं करेगा। वजह क्या है कि हनी की जो लेयर्स हैं उनके दरमियान फ्रिक्शनल फोर्सेस यानी विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा है। तो इस चैप्टर में हम बहुत से इसी टाइप के जो हैं वो फिनोमिनास को डिस्कस करेंगे, जिसमें विस्कोसिटी, ड्रैग फोर्सेस, टर्मिनल वेलोसिटीज़ और बर्नौलीज़ थ्योरम वगैरह हम स्टडी करेंगे। तो अब आते हैं चैप्टर नंबर 7 की तरफ। तो हमारे पास जो चैप्टर नंबर हमारा 7 है डेट इज ऑसिलेशंस। अब ऑसिलेशंस क्या होती हैं स्टूडेंट्स, आपको पता है कि मोशंस जो हैं वो बहुत से टाइप्स के होते हैं। लाइक कुछ मोशंस जो हैं वो ट्रांसलेटरी मोशन होते हैं, ठीक है, कुछ बॉडीज़ के मोशन रोटेटरी मोशन होते हैं। अब सिंपली ट्रांसलेटरी मोशंस क्या होते हैं, बॉडी का ऐसा मोशन जिसमें एक बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में मूव करे और रोटेशन प्रोड्यूस ना कर रही हो, वो ट्रांसलेटरी मोशन है। लाइक एक एरोप्लेन बिल्कुल सीधा मूव कर रहा है। रोटेटरी मोशन क्या है, ऐसा मोशन जिसमें बॉडी अपने एक्सिस के राउंड अबाउट घूम रही होती है। लाइक जो आपके फैंस के विंग्स होते हैं वो एक एक्सिस के राउंड अबाउट घूम रहे हैं, तो वो रोटेटरी मोशन है। सेम इसी तरह कुछ मोशन ऐसे हैं जिनको हम ऑसिलेटरी मोशंस कहते हैं। अब ऑसिलेटरी मोशंस इस टाइप के मोशंस होते हैं जिसमें एक बॉडी जो है वो अपनी मीन पोजीशन के राउंड अबाउट टू एंड फ्रो मूव करती है। इसकी एग्जांपल आप यूँ ले सकते हैं कि आपने एक पेंडुलम ले लिया, ठीक है, इस तरफ आप देख रहे हैं कि इस टाइम ये जो पेंडुलम है ये अपनी मीन पोजीशन पे है, यानी ये बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहा है, बिल्कुल स्टेशनरी है। लेकिन आप अगर इसको थोड़ी सी फोर्स अप्लाई कर दो यहाँ से, तो क्या होगा, ये पेंडुलम अपनी मीन पोजीशन के राउंड अबाउट जो है वो टू एंड फ्रो मोशन एग्जिबिट करना शुरू हो जाएगा। तो इस टाइप का मोशन होता है ऑसिलेटरी मोशन, इसको सिंपल हार्मोनिक मोशन भी कहा जाता है। तो इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे ऑसिलेटरी मोशंस को, सिंपल हार्मोनिक मोशंस को। इसके अलावा यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म हमें पता होनी चाहिए जो कि है पीरियोडिक मोशन, ठीक है, उसको यहाँ पे हम मेंशन कर लेते हैं, पीरियोडिक मोशन। अब पीरियोडिक मोशन हमारे पास क्या होता है, पीरियोडिक मोशन एक ऐसा मोशन है जो कि एक खास इंटरवल ऑफ टाइम के बाद अपने आप को रिपीट करता है, ठीक है, टाइप ऑफ मोशन विच रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर इंटरवल ऑफ टाइम। इसकी एग्जाम्पल आप यूं ले सकते हैं कि आपके पास एक
क्लॉक है, ठीक है। तो क्लॉक के अंदर आप ये बात देखते हो कि जो सेकंड्स की आपके पास नीडल होती है वो आफ्टर एवरी 60 सेकंड्स अपने आप को रिपीट करती है। सेम इसी तरह जो आपके पास आवर नीडल होती है, जो घंटे वाली सुई होती है, वो अपने आप को 12 घंटे के बाद रिपीट कर रही होती है। तो इस टाइप के जो मोशन अपने आप को एक खास टाइम के बाद रिपीट करें, इनको कहते हैं सिंपली पीरियोडिक मोशन। इस चैप्टर के अंदर हम ऑसिलेशंस को इन डिटेल जो है वो स्टडी करेंगे। इसके अलावा इफेक्ट्स देखेंगे कि किस तरह से ऑसिलेशंस जो हैं वो टाइम के साथ साथ उनका एम्पलीट्यूड कम होता है, जिनको हम सिंपली डैम्प्ड ऑसिलेशंस कहते हैं। तो इस चीज़ को हम इन डिटेल चैप्टर नंबर 7 में डिस्कस करेंगे। अब हम आते हैं चैप्टर नंबर 8 की तरफ। एंड और चैप्टर नंबर 8 इज वेव्स। अब सिंपली वेव्स क्या होती हैं? वेव्स जो हैं बेसिकली एक डिस्टर्बेंस का नाम है जो कि किसी भी मीडियम में एनर्जी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रांसफ़र करती है, ठीक है। तो इसकी मैं एग्जांपल लेती हूँ कि यहाँ पे एक मेरे पास स्टेशनरी पूल है। स्टेशनरी पूल मतलब बिल्कुल साकिन सा पूल है जिसमें कोई मूवमेंट नहीं हो रही, और इसके अंदर हमने पानी भरा हुआ है। अब आप क्या करते हो, ऊपर से अगर इसमें एक स्टोन लाके फेंक देते हो तो इस रीजन के अंदर क्या होगा, इस रीजन में सिंपली डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस हो जाएगी, ठीक है। अब ये यहाँ पे आप एक और चीज़ एज्यूम करो, यहाँ हमने कॉक रखा हुआ है, यानी लकड़ी का एक छोटा सा टुकड़ा यहाँ पर जो है वो प्लेस किया हुआ है। अब जैसे ही आप इस पानी में स्टोन को डालोगे तो होगा क्या कि स्टोन की वजह, गिरने की वजह से इस पानी में डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस होगी, और ये डिस्टर्बेंस वेव्स की फॉर्म में इस आपने जिस एनर्जी से स्टोन को फेंका था, ये एनर्जी वेव्स की फॉर्म में इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आके पहुंच जाएगी। और आप ये बात ऑब्जर्व करोगे, आफ्टर फ्यू सेकेंड जो आपका यहाँ रखा हुआ कॉक था, इसके अंदर मूवमेंट प्रोड्यूस होगी। तो सिंपली वेव्स क्या है? वेव्स डिस्टर्बेंस का नाम है जो कि आपकी एनर्जी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक इन द फॉर्म ऑफ वेव्स ट्रैवल करती हैं, ठीक है। यहाँ आपकी एनर्जी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रांसफ़र कर देती हैं। अब सिंपली हमें पता होना चाहिए कि वेव्स को प्रोड्यूस करने के लिए क्या चीज़ जो है वो ज़रूरी है, या वेव्स जो हैं वो कितने टाइप्स की होती हैं। तो बेसिकली वेव्स की टाइप्स की बात करें तो वेव्स दो टाइप्स की हैं, मैकेनिकल वेव्स और दूसरी हैं हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब मैकेनिकल वेव्स ऐसी वेव्स होती हैं जिनको मूव करने के लिए मीडियम ज़रूरी होता है। लाइक इसकी अगर आप एग्जांपल लो तो इसमें आप ले सकते हो वाटर वेव्स हैं, ठीक है, और साउंड वेव्स हैं। जबकि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो ऐसी वेव्स होती हैं जिनको ट्रैवल करने के लिए, प्रोपोगेट करने के लिए किसी किस्म का मीडियम जो है वो रिक्वायर नहीं होता। जैसे आपकी सूरज से आने वाली जो आपकी वेव्स होती हैं, लाइक एक्स रेज ले लें आप, यूवी रेज ले लें, गैमा रेज ले लें, ठीक है। तो तमाम रेडिएशंस जो हैं वो मीडियम इंडिपेंडेंट रेडिएशंस या मीडियम इंडिपेंडेंट वेव्स होती हैं। अब सिंपली हमारा जो एक चैप्टर है इसमें जो एक सेकंड पोर्शन स्टार्ट होता है वो होता है साउंड वेव्स का टॉपिक। तो साउंड वेव्स क्या होती हैं और वो कैसे प्रोड्यूस होती हैं, उस इफेक्ट्स को भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अब साउंड वेव्स जो हैं वो हमारे पास क्या हैं, किसी भी बॉडी में वेव्स को प्रोड्यूस करवाने के लिए हमें वाइब्रेशंस चाहिए होती हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि साउंड वेव्स क्या होती हैं। तो साउंड वेव्स को प्रोड्यूस करवाने के लिए हमें वाइब्रेशंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा नेसेसरी होती हैं। अब देखते हैं कि साउंड वेव्स किस तरह से प्रोड्यूस होती हैं। फॉर एग्जांपल हमारा जो वोकल कॉर्ड है, आप जैसे ही थोड़ा सा बोलने की कोशिश करते हैं तो आप गौर करेंगे जो हमारा वोकल कॉर्ड होता है इसमें वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती हैं, यानी ये कम्प्लीटली वाइब्रेट करना शुरू हो जाता है। फिर क्या होता है कि जो हमारे वोकल कॉर्ड से प्रोड्यूस होने वाली वाइब्रेशंस होती हैं वो हमारे मुंह से जब बाहर निकलती हैं तो यही वाइब्रेशंस आके स्ट्राइक करती हैं एयर के एटम्स और मॉलिक्यूल्स के साथ। फिर क्या होता है, ये वाइब्रेशंस पहले एयर के एक मॉलिक्यूल्स के साथ जो है वो आके वाइब्रेट की, यानी इन वाइब्रेशंस ने अपनी एनर्जी को ट्रांसफ़र कर दिया एयर के एक एटम को, ठीक है। फिर
एनर्जी जो है वो आपके एयर का एक एटम ट्रांसफ़र करेगा एयर के दूसरे एटम को, और इस तरह से हमारे जो एयर्स हैं उनमें साउंड की जो सेंसेशन है वो क्या हो जाती है, प्रोड्यूस होती है, और इसी चीज़ को हम साउंड वेव्स कहते हैं। इन शॉर्ट साउंड वेव्स क्या होती हैं, साउंड वेव्स जो हैं बेसिकली ऐसी एनर्जी है जो कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रांसफ़र होती है इन द फॉर्म ऑफ वेव्स की फॉर्म में। ठीक है, तो इस चैप्टर में इसके अलावा हम एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फिनोमिना डिस्कस करेंगे जो कि डॉपलर्स इफेक्ट होता है। इसके अलावा हम जो है वो देखेंगे कि साउंड वेव्स की क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं। लाइक साउंड वेव्स की कुछ करेक्टरिस्टिक्स को अगर हम डिस्कस करें तो साउंड वेव्स जो हैं वो रिफ्लेक्शन का फिनोमिना परफॉर्म करती हैं। ठीक है, लाइक आप जो है वो कुछ पहाड़ों के दरमियान खड़े हैं और आपने अपना ही नाम जो है वो यानी मुंह से बोला है, तो क्या होगा, आफ्टर फ्यू सेकंड्स इको की वजह से, रिफ्लेक्शन की वजह से आपको अपना ही साउंड जो है वो अपने कानों में सुनाई देगा। तो इसी के साथ हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ जो कि है चैप्टर नंबर 9। टाइटल है चैप्टर का हमारे पास फिजिकल ऑप्टिक्स। अब फिज़िकल ऑप्टिक्स जो हैं बेसिकली क्या होते हैं, अब सबसे पहले इस चीज़ के लिए हम ये स्टडी करते हैं कि फ़िज़िकल ऑप्टिक्स जो है ये ब्रांच है फ़िज़िक्स की जो कि डील कर रही होती है लाइट की स्टडी से। ठीक है, स्टडी ऑफ लाइट, और साथ ही साथ इस ब्रांच में हम स्टडी करते हैं लाइट की प्रॉपर्टीज़ को, कि लाइट की क्या क्या डिफरेंट हमारे पास प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं। अब इसके लिए अगर आप ये बात सोचें कि आप एक अंधेरे कमरे में खड़े हैं जहाँ कोई लाइट नहीं है, तो आप वो सोचें आपको क्या इर्द गिर्द की कोई चीज़ नज़र आएगी? नहीं नज़र आएगी। लेकिन जैसे ही आप अपने कमरे में लगे बल्ब को ऑन करेंगे तो तमाम चीज़ें आपके लिए विजिबल हो जाएंगी। तो इसका क्या मतलब है कि लाइट जो है वो बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है, और लाइट को जो स्टडी करना है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। लाइट जैसे ही हम किसी भी चीज़ में इन्वॉल्व करते हैं तो चीज़ें जो हैं वो विजुअलाइज होना शुरू हो जाती हैं, यानी हमें नज़र आना शुरू हो जाती हैं। तो इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे कि लाइट की बेसिकली नेचर क्या होती है और लाइट की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो क्या होंगी। तो लाइट की नेचर को जो है वो फॉर द फर्स्ट टाइम एक्सप्लेन किया था हाइगन ने। ठीक है, ये एक साइंटिस्ट था, फिजिसिस्ट था, जिसने ये बात बताई थी कि जो हमारी लाइट होती है वो एक वेव नेचर रखती है। ठीक है, कि लाइट की नेचर क्या है, वेव नेचर है। तो इसका मतलब है लाइट भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक इन द फॉर्म ऑफ वेव्स जो है वो ट्रैवल करती है। सेम इसी तरह लाइट की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। लाइक लाइट जो है वो हमारी रिफ्लेक्ट हो सकती है। इसके अलावा लाइट जो है वो हमारी डायफ्रैक्ट हो सकती है। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिना होता है, इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे, डैट इज़ पोलराइजेशन। पोलराइजेशन एक ऐसा खास फिनोमिना है जो कि हमें ये एक्सप्लेन करता है कि जो हमारी लाइट वेव्स होती हैं इनकी एक्चुअली जो नेचर है वो होती है ट्रांसवर्स, यानी जो हमारी लाइट वेव्स हैं वो ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं। तो इस चैप्टर में हम सिंपली स्टडी करेंगे कि लाइट का फिनोमिना क्या है, लाइट के फिनोमिना को हम किन एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू स्टडी कर सकते हैं, और क्या क्या प्रॉपर्टीज़ लाइट जो है वो शो करती है, लाइक रिफ्लेक्शन, डायफ्रैक्शन, पोलराइजेशन। ठीक है, तो मूव करते हैं चैप्टर नंबर 10 की तरफ। और जो हमारे पास चैप्टर नंबर 10 है वो है Chapter number 10 is optical instruments. अब लास्ट चैप्टर में हमने स्टडी किया ऑप्टिक्स क्या है, ऑप्टिक्स इज अ स्टडी ऑफ लाइट। तो ऐसे कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसके अंदर हम लाइट की प्रॉपर्टीज़ को और लाइट को यूज़ करते हैं और डिफरेंट टाइप के इमेजेस जो हैं वो फॉर्म कर सकते हैं, तो उन हम इंस्ट्रूमेंट्स को कह देते हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। यानी ऐसे इंस्ट्रूमेंट जिसमें लाइट की बिहेवियर्स को जो है वो लिया जाए और लाइट को यूज़ किया जाए और उसके ज़रिए इमेज की फॉर्मेशन हो। तो इसके लिए आपने नाम सुना होगा सिंपल माइक्रोस्कोप का। सिंपल माइक्रोस्कोप में क्या होता है, हम एक सिंपल कन्वेक्स लेंस यूज़ करते हैं। ठीक है, कन्वेक्स लेंस की अक्रॉस जब हम लाइट को फॉल करवाते हैं तो हम सिंपली क्या कर लेते हैं, एक
इमेज फॉर्म करवाते हैं। और ये इमेज क्या होती है, ये थोड़ी मैग्नीफाइड डिटेल होती है, यानी हम जिन चीज़ों को सिंपली नेकेड आई से नहीं देख सकते, एक इंसानी आंख से नहीं देख सकते, उन चीज़ों की माइनर डिटेल स्टडी करने के लिए हम सिंपल माइक्रोस्कोप्स को इस्तेमाल करते हैं। सेम इसी तरह इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप्स को। अब कंपाउंड माइक्रोस्कोप्स ऐसी माइक्रोस्कोप्स होती हैं जिसे नाम से पता चल रहा है, कंपाउंड का मतलब है कि इनके अंदर जो नंबर ऑफ कन्वेक्स लेंसेज होंगे वो एक से ज़्यादा होंगे, यानी कंपाउंड माइक्रोस्कोप में तकरीबन हम 2 कन्वेक्स लेंसेज यूज़ करते हैं और अपनी ऑब्जेक्ट्स की बहुत ही ज़्यादा माइन्यूट डिटेल्स को हम देख सकते हैं। जो थर्ड इंपॉर्टेंट फिनोमिना इस चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारे पास एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप्स। तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप्स क्या होती हैं, ये ऐसी टेलीस्कोप्स होती हैं जिनकी मदद से हम दूर की गैलेक्सीज को, दूर के सितारों को जो है वो ऑब्जर्व कर सकते हैं और जान सकते हैं कि उनके अंदर से किस नेचर की रेडिएशंस निकल रही हैं या वहाँ पे किस किस्म की जो है वो लाइफ की पॉसिबिलिटी जो है वो मौजूद है। इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिना डिस्कस किया जाएगा जो कि होगा फाइबर ऑप्टिक्स। फाइबर ऑप्टिक्स बेसिकली आज की दुनिया में बहुत ज़्यादा जिद्दत वाली चीज़ है। ये बेसिकली हेयर लाइक स्ट्रक्चर की केबल्स होती हैं जो कि लाइट को एक जगह से दूसरी जगह जो है वो ट्रांसफ़र करती हैं और लाइट के ट्रांसफ़र के साथ साथ ये हमारी जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है उसको एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक जो है वो भेज देती हैं। और इसमें जो लाइट होती है वो एक कैरियर वेव का काम करती है जो कि हमारी इंफॉर्मेशन को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेकर जाती है। तो इसको इन डिटेल हम चैप्टर नंबर 10 में डिस्कस करेंगे। आते हैं लास्ट चैप्टर की तरफ जो कि है हमारे पास हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। अब हीट क्या है? हीट बेसिकली एक एनर्जी है, ठीक है, जिसको हम किसी भी दूसरी एनर्जी की फॉर्म में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। आप ये कह सकते हैं कि हीट जो है वो ऐसी फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसको आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक भेज भी सकते हो, ठीक है, और आप इसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट भी जो है वो कर सकते हो। तो यहाँ लिख लेते हैं हीट क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसको आप ट्रांसफ़र कर सकते हो फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर। इस चैप्टर में हमें एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होना बहुत ज़रूरी है जो कि है टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट। कि टेम्परेचर क्या होता है? तो टेम्परेचर सिंपली जो है वो डिग्री है हॉटनेस और कोल्डनेस की, कि कोई बॉडी कितनी गर्म है या कोई बॉडी जो है वो कितनी ठंडी है। तो यहाँ लिख लेते हैं डिग्री ऑफ हॉटनेस या फिर कोल्डनेस, ठीक है। अब आते हैं चैप्टर के लास्ट टाइटल की तरफ जो कि है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच का नाम है जो कि हमारी हीट एनर्जी को, यानी इस हीट एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है किस चीज़ में? मैकेनिकल एनर्जी में, ठीक है। तो ऐसी ब्रांच का नाम होता है थर्मोडायनेमिक्स। इस पूरी स्टडी में हम स्टडी करेंगे कि हम हीट इंजन्स कैसे बनाते हैं। हीट इंजन्स क्या होते हैं? ऐसे इंजन्स जो कि हमारी हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में ट्रांसफ़र करेंगे। एक दफ़ा जब हमें हीट इंजन्स का पता चलेगा तो हम कार्नोट साइकिल को डिस्कस करेंगे। कार्नोट साइकिल को डिस्कस करने के बाद हम ये बात जो है वो जानेंगे कि हमारी गाड़ियों में जो पेट्रोल इंजन्स होते हैं या डीजल इंजन होते हैं वो किस तरीके से वर्कआउट करते हैं। तो ये था हमारे पास चैप्टर नंबर 11 और यहाँ पे हमने अपनी जो फुल बुक इंट्रोडक्शन था उसे कंप्लीट कर लिया।